तो पिछली कक्षा में हम आप जो है मौर्य साम्राज्य की आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी की चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी हेडिंग है वह है मौर्य साम्राज्य एवं आर्थिक नियंत्रण यानी मौर्यन एम्पायर एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। तो प्रारंभिक कक्षा में ही हमने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो है काफी अत्यधिक क्षेत्र में था, यानी अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और उधर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी तक, और प्रशासन की एक केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता था। यानी शासन केंद्र में जो है राजा होता था और वही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अनेकों निर्णयों को, सेना से संबंधित निर्णयों को, न्याय से संबंधित निर्णयों को राजा के द्वारा लिया जाता था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य के शासन प्रशासन के लिए राजा के द्वारा जो है अनेकों ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त किया गया था और इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से सरकार और इकोनॉमी का संचालन किया जाता था और इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से इसी का मतलब देखा जाए सरकार और इकोनॉमी पे कंट्रोल भी किया जाता था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि निजी स्तर पर लोग अनेकों क्रियाओं में संलग्न थे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर स्टेट का कंट्रोल हुआ था। तो कैसे कंट्रोल हुआ करता था? तो कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में लोग निजी खेती तो करते थे, लेकिन राज्य की अपनी भी भूमि हुआ करती थी, राज्य के द्वारा उस पर खेती कराया जाता था। श्रमिकों के माध्यम से, शूद्रों के माध्यम से, अनेकों के माध्यम से यहाँ पर कृषि कार्य को संपन्न कराया जाता। फिर अगर आप देखेंगे कि उत्पादन एवं व्यापार वाणिज्य पर भी राज्य का नियंत्रण हुआ करता, यानी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स पर भी राज्य का नियंत्रण हुआ करता। कैसे उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण हुआ करता था? तो आप देखेंगे कि उत्पादन की बहुत सारी वस्तुएं ऐसी थी कि जिसका उत्पादन केवल राज्य के द्वारा किया जाता था, राज्य की मोनोपोली हुआ करती थी। तो जैसे वन संपदा, शराब इत्यादि की बात करें, खनन इत्यादि की बात करें, इस पर राज्य का नियंत्रण। और साथ ही साथ आप देखेंगे मौद्रिक एवं राजकोषीय नियंत्रण जो हुआ करता था उस पर भी स्टेट का कंट्रोल। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो मुद्रा जारी करने का अधिकार था वह राज्य के पास हुआ करता था। मुद्रा जारी करने के साथ साथ आप देखेंगे कि करों को वसूल करने की जो जिम्मेदारी भी हुआ करती थी वह भी राज्य के पास हुआ करती थी। यहाँ तक कि आप देखेंगे श्रेणी संगठनों पर भी राज्य का नियंत्रण। तो प्राचीन काल में यानी प्रारंभिक इतिहास को पढ़ाने के क्रम में हमने आपको ये बताया था कि व्यापार की अनेकों श्रेणियों का उद्भव हुआ वैदिक काल में, और फिर आप देखेंगे कि बुद्धिज्म में हमने आपको बुद्ध काल में आपको ये बताया था कि व्यापार की अनेकों श्रेणियों का उद्भव, और व्यापार की अनेकों श्रेणियों में जैसे शिल्पी थे, सूदखोर थे, इत्यादि सभी अलग अलग कार्यों को करते थे। यानी शिल्पियों के द्वारा किसी वस्तुओं को देखा जाए शिल्प के माध्यम से, क्राफ्ट के माध्यम से उसको बनाया जाता था। और सूदखोरों के माध्यम से, यानी जो सूदखोर हुआ करते थे, यानी ये कह सकते हैं कि जो महाजन हुआ करते थे, युजरत हुआ करते थे, उनके माध्यम से क्या किया जाता था? ऋण प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे कि श्रेणी संगठनों पर भी राज्य का नियंत्रण था। कैसे राज्य का नियंत्रण था? तो जो सूदखोर होते थे, यानी कि जो महाजन होते थे, किसी व्यक्ति को जो पैसा देते थे किसी रेट पर, किसी दर पर, तो उस पर राज्य का कंट्रोल हुआ करता। यानी कि ये कहा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटियां तो बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन उस पर कंट्रोल भी जो है राज्य का हुआ करता था, ताकि राज्य के शासन और प्रशासन का बेहतर तरीके से संचालन है ना।